जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ, बेहतर और दोस्तों ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को दोस्तों एक अच्छी तरीके से दोस्तों कंटिन्यू दोस्तों कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है दोस्तों वो हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई आरडब्ल्यू की बुक में दोस्तों आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि दोस्तों हमारी इस बुक का दोस्तों हमारा 5वां अध्याय है, जिसका नाम है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में दोस्तों आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, जिसमें हम दोस्तों फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स आज के इस एक ही वीडियो में दोस्तों कंप्लीट होगी, क्योंकि हम दोस्तों लगभग एक चैप्टर को एक दिन में दोस्तों कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग दोस्तों हम एक चैप्टर को एक दिन में ही कंप्लीट कर भी रहे हैं। तो आज हम दोस्तों संपूर्ण दोस्तों फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे और सारे क्वेश्चंस आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए होंगे। तो एक बार आप सभी बच्चे जितना जल्दी हो सके क्लास पे जुड़ जाएंगे। आज की क्लास दोस्तों हमेशा की तरह दोस्तों बेहतरीन, ज़बरदस्त और दोस्तों बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे और इस बुक में आपको जो भी क्वेश्चंस है लगभग दोस्तों आपके 6500 प्लस क्वेश्चंस दोस्तों आपके हैं इस बुक में दिए गए हैं, जो कि सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में अभी तक के पूछे जा चुके हैं रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो आज हम उसी क्रम में दोस्तों आज हम एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो आप सभी लोग जितना जल्दी हो सके क्लास में आ जाएंगे और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास में आते जाएं और वीडियो को शेयर करते जाएं। और जो भी दोस्तों कैंडिडेट हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप लोगों को सभी बुक्स की सॉल्यूशन के साथ साथ आपको उनकी फ्री में हम दोस्तों पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। फ्री पीडीएफ के पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाके यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाके फटाफट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप व चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको फाइल में जाकर जो भी आपको पीडीएफ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लगे वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करके बता देना कि हाँ आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिएगा दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो चलिएगा दोस्तों आज आपके सामने आता हुआ है भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है। सभी बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके बाद दोस्तों आंसर करेंगे। और यह आपका क्वेश्चन जो है आरपीएफ एसआई में प्रीवियस ईयर फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। और आप सभी को दोस्तों हम हमेशा बताते हैं कि यदि आप अपने जीके जीएस में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर करके जाना पड़ेगा। और आप सभी जानते हो कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा है, आपके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने, सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे फटाफट। देखते हैं कौन कैंडिडेट दोस्तों इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर करता है। तो अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप सभी को पता है, जब हम दोस्तों 10th और 12th की क्लास में पढ़ते थे ये सारे क्वेश्चन हमें फिजिक्स में पढ़ाए गए थे। तो ये दोस्तों बेसिक से क्वेश्चंस आपके वहीं से लिए गए हैं, तो इस क्वेश्चंस का आप लोग आंसर करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने दोस्तों एक मैं आपको थोड़ी सी हिंट जरूर दूंगा, ताकि जो आपकी जो माइंड की मेमोरी है दोस्तों वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगी। कैसे कि आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए आप लोगों ने एक क्वेश्चंस को पढ़ा होगा अपने 12th की क्लास में, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो तुरंत आपका जो माइंड है ना तुरंत इधर से उधर दोस्तों चारों दिशाओं में घूम गया होगा। आपको तुरंत दोस्तों ध्यान में आ गया होगा कि हाँ हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत के बारे में। तो जी हाँ वही आपसे पूछा है कि जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया। तो आप लोगों को ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा, लिखा है वर्नर हाइजेनबर्ग। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे यदि पूछा जाए, हालांकि आपसे इतना डीपली नहीं पूछेगा लेकिन बाई चांस एग्जामिनर का मूड घूम भी सकता है, पूछ दिया कि अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने कब प्रस्तुत किया था, तो आपको आंसर दे देना है 1927 में। कब? 1927 में इन्होंने हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्लियर? चलिएगा बस आपको इतना याद रखना है 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है संवेग ज्ञात करने का सूत्र। अरे भैया ये तो फॉर्मूला आ गया।
आप लोगों को पता है कि दोस्तों हमारे फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन हमने 12th की क्लास में पढ़े हैं। तो वहीं से आपसे एक छोटा सा दोस्तों फॉर्मूला पूछा है, संवेग का आपसे दोस्तों सूत्र पूछा है। क्या संवेग बराबर वेग बटे द्रव्यमान होता है, या द्रव्यमान बटे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, या द्रव्यमान गुणे वेग होता है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और देखिए एसआई की परीक्षा में पूछा है, तो साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर है, तो आप लोग आंसर करेंगे। तो दोस्तों आप सभी ने दोस्तों संवेग को हम दोस्तों किससे डिनोट करते थे? थोड़ा माइंड को घुमाइएगा, यदि आपने फिजिक्स को लंबे समय से नहीं पढ़ा है तो थोड़ा माइंड को ना इधर उधर घुमाएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। दोस्तों आप सभी को पता है संवेग को हम किससे डिनोट करते थे? पी से डिनोट करते थे। कुछ याद आया? कुछ याद आया आपको? थोड़ा बहुत आया होगा जरूर। तो संवेग को हम किससे डिनोट करते थे? कैपिटल पी से। और द्रव्यमान को हम दोस्तों किससे डिनोट करते थे? स्मॉल एम से, सभी को पता है। और वेग को हम किससे डिनोट करते थे? वी से डिनोट करते थे। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी बराबर एम इंटू वी, पढ़ा होगा कि नहीं? ये जो पी बराबर एम इंटू वी फॉर्मूला है, यही तो है संवेग का फॉर्मूला, द्रव्यमान गुणे वेग। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान गुणे वेग ये बराबर क्या होता है? संवेग। तो संवेग का फॉर्मूला आप लोग भूलना नहीं, पी बराबर एम इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर -18 का उपसर्ग क्या है? जो आपका जो 10 की पावर -18 दिया गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे 5 को क्या बोलते हैं? जैसे एक सेकंड आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। केमिस्ट्री में आपको पढ़ा होगा, 2 को बोलते थे डाई, 3 को बोलते थे ट्राई, 4 को बोलते थे टेट्रा, है ना, 5 को बोलते थे आपका पेंटा, 6 को बोलते थे हेक्सा, 8 को बोलते थे ऑक्टा। तो वही इसी प्रकार से आपसे पूछा है, -18 का जो उपसर्ग होगा एसआई पद्धति में, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम दोस्तों बोलते हैं आटो। क्या बोलेंगे? आटो। क्या कहेंगे? आटो कहेंगे। कैसे? इसको ट्रिक याद करने का मैं बता देता हूँ। 8 है ना, तो 8 को क्या पढ़ा इन्होंने? आटो। आटो 8, आटो 8 यानी सेम वॉइस आ रही है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आटो। क्लियर? यहाँ तक की बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलिए देखिए, 8 तो हो गया, आपने बता दिया कि भैया ये तो हमारा हो गया आटो। योक्टा क्या होता है दोस्तों? जो योक्टो होता है ना, योक्टो, योक्टो हम किसको बोलते हैं? योक्टो बोलते हैं वाई को। कौन सी वाई? ये आपकी होती है स्मॉल वाई। देखिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में बहुत अंतर है, कैपिटल वाई भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कैपिटल वाई जो होता है, कैपिटल वाई बराबर, उसको बोलते हैं योक्टा। योट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं योट्टा। जो ये दिया गया आपका, ये देखो दिया गया, दिया भी गया योट्टा। योट्टा जो है ना, ये कैपिटल वाई है, ठीक है। और जो योक्टो है ये आपका स्मॉल वाई है। जो योट्टा है ये आपका कैपिटल वाई होता है, ये बराबर इसको क्या कहेंगे? ये किसका जो घात के रूप में जब हम लिखेंगे तो इसको ये आपका जाता है प्लस में। तो 10 की पावर 24 होता है, इसको क्या बोलते हैं? 10 की पावर 24 बोलते हैं। और जो आपका योक्टो है इसको हम स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। ये आपका दोस्तों किस में जाता है? 10 की पावर -24 में। याद रखिएगा, यदि स्मॉल वाई है तो माइनस में जाएगा, कैपिटल वाई है तो आपका पॉजिटिव रहेगा। उसी प्रकार दोस्तों आपका ये दिया गया है एक्सा। एक्सा को दोस्तों हम डिनोट करेंगे, एक्स से मत समझ लेना, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ई से। किससे? कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई आपके जितने भी पॉजिटिव हैं और जितने भी स्मॉल लेटर में वो आपके निगेटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 18 है। लेकिन यहाँ पर क्या, ये -18 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, प्लस चार्ज हो जाएगा ई की 10 की पावर 18। तो ये हो जाएगा आपका एक्सा बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी। और आटो तो पता ही है, 10 की पावर -18। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई। तो इसी क्रम में दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, आटो को दोस्तों स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष की गति है, शामिल हो रही है, बढ़ता है संघर्ष, या दोस्तों कोई परिणाम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षण, जो भी दो चीज़ें आपस में दोस्तों घर्षण करती, तो यानी कि उनमें दोस्तों क्या होता है? उनकी दोनों सतहों पर संघर्ष हो रहा है। क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र। लो भैया 12th वालों जल्दी से फटाफट इसका आंसर कर देंगे। जो बच्चे 12th कर दोस्तों अभी कंपटीशन के दौर में नए नए हैं, तो ये तो आंसर बिल्कुल दोस्तों फेंक के मारेंगे
क्योंकि दोस्तों उन्हें दोस्तों अभी अभी दोस्तों 12th करके आए हैं और उन्होंने दोस्तों आरपीएफ में काफ़ी बच्चों ने दोस्तों जो अभी अभी हाल ही में 12th पास किया, उन्होंने दोस्तों फॉर्म भी अप्लाई किया होगा। कुछ बच्चे तो 18 प्लस भी हो चुके होंगे, कुछ नहीं भी हुए होंगे। तो बताएंगे जल्दी से पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने आ चुका है। तो आप सभी को पता है कि जो पृष्ठ तनाव का दोस्तों जो ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो क्या होता है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि पृष्ठ तनाव को हम डिनोट किससे करेंगे। आपको देखिए एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगी। पृष्ठ तनाव को दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और पृष्ठ तनाव का दोस्तों जो फॉर्मूला है हमने लोगों ने क्या पढ़ा था, टी बराबर एफ अपॉन एल, जहाँ पर एफ क्या है, लगाया गया फोर्स, यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बल, बटे एल क्या है दोस्तों, ये है हमारी लंबवत दूरी। क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लंबवत दूरी। तो टी बराबर एफ अपॉन एल, यानी कि दोस्तों बल बटे क्या हो जाएगी दोस्तों, लंबवत दूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबवत दूरी भी कह सकते हैं या लंबाई कह सकते हैं, ठीक है। तो टी बराबर एफ अपॉन एल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ चुका होगा। यदि आप लोगों से दोस्तों देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है। मात्रक आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। यदि आपसे यहाँ से मैं लिख देता हूँ मात्रक, यदि आपसे पूछे पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, न्यूटन प्रति मीटर। जी हाँ, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। तो ये दोस्तों इसका क्या है, ये इसका मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर। याद रखिएगा, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर -15 का उपसर्ग क्या है। अब देखिए वही बात की गई 10 की पावर -15 की। आप लोग दोस्तों जितने भी आपको पॉइंट हैं 10 की पावर 24, 21, 18, 15, 12, 9, 10 और सारे आप इनके माइनस पॉइंट याद रख लीजिएगा। ये आपको मिलेंगे कहाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ में मिलेंगे आपको, ये सारे आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो जाके आप इस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें सभी पॉइंट्स आपको व्याख्या से देखने को मिलेंगे। ये तो सिर्फ मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी एक बार आप फिर से इसका रिवीजन पीडीएफ से करेंगे ना, तो आपको जो चीज़ें माइंड में अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो 10 की पावर -15 है, ये दोस्तों किसका उपसर्ग है, ये आपसे पूछा है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 10 की पावर -15, तो याद रखिएगा यह है हमारा फेमटो का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फेमटो। जो हमारा फेमटो ये 10 की पावर -15, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको जितने भी ऑप्शंस दिए गए उनके ऑप्शंस के बारे में जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक एक चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और हमेशा कॉपी पेन साथ रख के बैठा करें। जब भी आप कोई भी क्लास लें, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, तो कॉपी पेन हमेशा साथ रख के बैठा करें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ उसे अपने कॉपी में नोट करते चलें। जैसे आगे दिया जेप्टो। अब मान लो आपसे एग्जाम में जेप्टो के बारे में पूछ दिया, तब क्या कहेंगे आप, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो जेप्टो है इसको हम स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं। और इसका जो दोस्तों मानक अंक हो जाएगा आपका 10 की पावर -21। जेप्टो को किससे डिनोट करते हैं, 10 की पावर -21 दिया होगा, तो ये 10 की जो पावर -21 ये जेप्टो का उपसर्ग हो जाएगा। आटो तो अभी हमने जस्ट आपको बताया था। आटो स्मॉल ए 10 की पावर कितनी बताई थी, जल्दी से बताएंगे, जस्ट अभी बताया था 10 की पावर -18 बताया था आप लोगों को, याद रखिएगा। योट्टा भी मैंने आपको बताया था। योट्टा किसके लिए बताया था, कैपिटल बाई के लिए। जी हाँ, कैपिटल बाई के लिए बताया था। तो 10 की पावर पॉजिटिव जाएगा ना, यदि कैपिटल है तो 10 की पावर 24। और जो योक्टो था वो आपका -1024 था, और इसे स्मॉल वाई से डिनोट करते थे। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा टिंडल प्रभाव के बारे में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान और के गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सी, सामग्री त्वरण। तो बल का मान सामग्री, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, सामग्री
और यहाँ पर सामग्री और किसके त्वरण के गुणनफल के प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ध्वनि की गुणवत्ता इसकी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? लहर की लंबाई, वेव अवधि, फ्रीक्वेंसी या आयाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। और आवृत्ति का दोस्तों जो मात्रक होता है आप सभी को पता है, जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज। और आवृत्ति हम वी से डिनोट करते हैं, वी बराबर 1/t। ये क्या हो जाएगा इसका फार्मूला। और टी क्या होता है? आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न डॉट डॉट वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है, तो उसे किस प्रकार का रोग होगा? मोतियाबिंद है, हाइपरमेट्रोपिया है, या प्रेस बायोपिया है, या ओनली मायोपिया है। तो उसे दोस्तों कौन सा रोग है? तो वहाँ पर दोस्तों हो जाएगा उसे मायोपिया है। क्या हो जाएगा? मायोपिया है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दृष्टि भाषा में मायोपिया कहते हैं। तो यानी मायोपिया कोई दोस्तों क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि से आप लोग क्या रोग समझेंगे? मायोपिया। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों वाला। कार्य का एसआई इकाई क्या है? यानी कार्य का मात्रक पूछा है। तो कार्य का मात्रक जल्दी से आप लोग बताएंगे, जूल। क्या बताएंगे? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जहाँ पर कार्य क्या होता है आपका? डब्लू बराबर बल गुणा विस्थापन। पढ़ा होगा ना, F इंटू एस। जहाँ पर F क्या है? लगाया गया बल, और S क्या है दोस्तों? विस्थापन। और कार्य का मात्रक हमारा क्या हो जाता है? जूल या न्यूटन इंटू मीटर। क्या कहेंगे? न्यूटन इंटू मीटर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर 24। जस्ट अभी हमने आपको बताया था कि 10 की पावर जो 24 है उसको हम क्या कहेंगे, उसका उपसर्ग क्या है? तो 10 की पावर 24 जो था वो क्या था आपका? पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव दिया है। और जो एक हमने आपको योक्टो बताया था, योक्टो क्या था आपका? स्मॉल वाई -24। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? योट्टा हो जाएगा। योट्टा 10 की पावर 24 जो कि आपको क्या डिनोट करता है? कैपिटल वाई से डिनोट करता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति जिसको बोलते हैं पावर, शक्ति का मात्रक पूछा है। तो शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बटे समय। क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कि P बराबर W/T। P बराबर W/T, कार्य बटे समय। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों चल रहे हैं, तो सभी बच्चे फटाफट आंसर देते रहें। जब किसी वस्तु की एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी ऊर्जा पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी संभावित ऊर्जा तो घटती है लेकिन गतिज ऊर्जा उसकी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। संभावित ऊर्जा उसकी घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किन नियम और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, स्टीफन का नियम, अम्ल विरोधाभास सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन नियम। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पनडुब्बियों के जो डिज़ाइन करने का दोस्तों जो सिद्धांत है वो हमें दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जाता है। किस पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन ए हमारा इसलिए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय में विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? दोस्तों कुल दूरी में कुल लिया गया समय, कुल दूरी में समझने की कोशिश करेंगे। तो और कुल लिया गया समय, तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, आप लोगों मैथ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चैप्टर है मैथ में औसत। औसत में दोस्तों हम औसत को ज्ञात करने के लिए क्या सा फॉर्मूला लगाते हैं? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। यही तो होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो यहाँ से आपसे कुल दूरी को दोस्तों कुल दिए गए समय में विभाजित करने पर हमें दोस्तों दूरी किसकी ज्ञात करते हैं? जिस पर दोस्तों गति होगी। तो क्या हो जाएगा? औसत गति। तो औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता है यह एक कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि होती है जिसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। राशि पूछे तो दोस्तों आपसे बता देना है, इसकी जो राशि है दोस्तों कैसी है? अदिश राशि है, अदिश राशि हो जाएगी। राशि आपको अदिश बतानी है। यदि आपसे इसका एसआई मात्रक पूछ दिया जाए,
SI मात्रक, तो आप लोगों को मीटर प्रति सेकंड बता देना है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बाष्पीकरण की दर को कम करता है? कौन सा बात तरल जो है वो बाष्पीकरण की दर को कम करेगा? तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सतह क्षेत्रफल में कमी। सतह क्षेत्रफल में कमी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्द्रता बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर घटती है या बढ़ती है? तो दोस्तों बाष्पीकरण की जो दर है घटती है और आर्द्रता घटने पर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? जिसको हम दोस्तों जूल में व्यक्त करते हैं, जूल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जे से, तो वो है कार्य का मात्रक होता है ना। तो कार्य क्या होती है? कार्य और ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया ना, कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक जूल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर आपको क्या बताना है? 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी को पता है कि जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो कार्य का मात्रक भी जूल है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? जी हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन भैया। एक्सरे की खोज किसने की थी बता दीजिएगा जल्दी से। तो कौन थे? WC रॉन्जन। बिल्कुल सही है, WC रॉन्जन, जिनका नाम था विलियम कॉनरेड रॉन्टजन। इन्होंने दोस्तों एक्सरे की खोज की थी। कब की थी? तो याद रखिएगा 1901 में की थी। कब की थी? 1901 में इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, जिससे इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, WC रॉन्टजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, और RPF SI का प्रीवियस ईयर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कौन सा बल कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों कोरियोलिस बल। ऑप्शन बी लगा देंगे आप लोग, कोरियोलिस बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? जो सीधी रेखा में होगी, तो देखिए सीधी रेखा की बात हो रही है भाई, तो जो सीधी होगी तो वो कैसी होगी? सरल रेखी गति होगी। तो ऑप्शन एक हमें दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है ताप के स्थानांतरण की, तो वो है आपका दोस्तों कैलोरी मीटर। कौन सा है दोस्तों? कैलोरी मीटर है। यह क्वेश्चन मैंने आपको किस में करवाया था जानते हो? नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों का दोस्तों मैं एक किरण पब्लिकेशन का 23 सेटों का एक प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ, उसमें से हमने ये क्वेश्चन आपको करवाया था, जिसमें हम आपको दोस्तों 50/50 10 मिनट की क्लास में दोस्तों 50 क्वेश्चन GK GS के प्रीवियस ईयर करवाते हैं। उसका एक प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, उसको नहीं देखा है, लगभग हमारी 3 से 4 वीडियोस हो चुकी हैं उस पर, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय अवधि का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे आप सभी। समय अवधि का सूत्र क्या है? तो इसका समय अवधि का सूत्र याद रखिएगा, इसका है 1/आवृत्ति। क्या हो जाएगा बच्चों? 1/आवृत्ति हो जाएगा। RPF SI का 2019 प्रीवियस ईयर सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं दोस्तों 100% श्योरिटी आप लोगों को दे रहा हूँ कि जिस बच्चे ने दोस्तों प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे तरीके से रट लिए ना, समझ लिए ना, माइंड में सेट कर लिए ना, तो आप लोगों को दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। सच बता रहा हूँ, रिपीट होंगे क्वेश्चन बहुत बार। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी, देखिएगा दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट जो आपकी किरण की मैं करवाऊंगा उनमें दोस्तों सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती, आंतरिक यानी अंदर की गर्मी, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों भूतापी ऊर्जा। क्या कहेंगे? उससे हम कहते हैं भूतापी ऊर्जा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है आपका, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? जो प्रति इकाई ये देखिए, ये आपकी एक परिभाषा है, जानते हो किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा दी गई है दोस्तों आपकी त्वरण की। ये त्वरण की परिभाषा है, किसे? कि त्वरण की परिभाषा कहती है कि त्वरण प्रति इकाई, या हम कह सकते हैं कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को या वेग परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण को हम डिनोट किससे करते हैं? ए से डिनोट करते हैं।
और इसका मात्रक यदि बात की जाए, मात्रक, तो मात्रक जो इसका होता है वो होता है मीटर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बताएंगे बच्चों? मात्रक बताना है। मीटर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? दोस्तों आप सभी जानते हो दोलन की जो घटना होती है उसमें एक सेकंड में जो दोलनों की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति कहेंगे। याद रखिएगा क्या कहेंगे बच्चों? आवृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है। आवृत्ति का मात्रक तो सभी को पता होगा कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। याद रखिएगा। ध्वनि का मात्रक तो सभी को पता है, डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर त्वरणें जब परावर्तित होकर असमानांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन क्या कहलाता है? यह परावर्तन क्या कहलाता है आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है उसको हम बोलते हैं दोस्तों विसरित परावर्तन। जो विसरित परावर्तन होता है ये दोस्तों आपके प्रकाश की किरणें एक जब ऐसे तल से टकराते हैं जो असमतल, असमतल का मतलब यानी खुरदुरा हो, जो खुरदरा होता है उससे प्रकाश की किरणों में एक बड़ा सा भाग तल से टकराकर उसमें फैल जाता है। जब फैलना होता है उसको हम बोलते हैं विसरित, विसरित बोलते हैं। विसरित का अर्थ ही होता है फैलना। तो जब वो फैल जाती हैं तो उसमें दोस्तों एक विसरित परावर्तन होता है। उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। जो कि पुस्तक को पढ़ने, सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? सभी बच्चे जानते हैं कि जो मनुष्य की जो ध्वनि की जो सुनने की जो क्षमता है वो कितनी है? जल्दी से बताएंगे कितनी है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी। 20 हर्ट्ज से कितना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यहाँ तक कि तो जो मनुष्य जो है दोस्तों वो ध्वनि को सुन सकता है, इतनी ही क्षमता है। लेकिन जो 20,000 हर्ट्ज की जो प्लस की सुनते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की, तो वो कौन लोग सुनते हैं? कुत्ते सुन सकते हैं। क्योंकि 20,000 हर्ट्ज के बाद दोस्तों शोर होता है, बाकी की चीज़ें हमें नहीं सुनाई देती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। देखिएगा दोस्तों जो आपकी जो श्रव्य तरंगें होती हैं, एक तो आपकी श्रव्य तरंगें होती हैं, एक अविश्रव्य होती हैं और आपकी तीसरे नंबर पर होती है पराश्रव्य होती हैं। श्रव्य तरंगें आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। ये आपकी दोस्तों क्या कही जाती हैं? श्रव्य तरंगें कही जाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगें। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं श्रव्य तरंगें, जो सुने जा चुके श्रव्य तरंगें कहते हैं। ठीक है। जो आपके 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, जैसे कि आपका ये 30,000 हर्ट्ज वाला है, तो ये आपकी दोस्तों पराश्रव्य होती हैं। क्या होती हैं? ये आपकी पराश्रव्य तरंगें कही जाती है, पराश्रव्य ध्वनियाँ हम कह सकते हैं। याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयनों के शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की जो विधि है उसे क्या कहा जाता है? बात क्या हो रही है? विलयनों के ठोस क्रिस्टल की। क्या बात किसकी हो रही? क्रिस्टलों की। तो जो क्रिस्टल की बात हो रही तो उनको जो पृथक यानी अलग करने की दोस्तों जो विधि है वो क्या कहलाएगी? तो क्रिस्टलीकरण कहलाएगी। भाई कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? देखिएगा दोस्तों पास्कल का नियम आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा 12th क्लास में तो आप बताएंगे कि पास्कल का नियम किस पर आधारित था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई भी दोस्तों इसमें से सच बताऊं तो कोई भी क्वेश्चन आप हार्ड नहीं कह सकते हो। बिल्कुल दोस्तों आपका जो क्वेश्चंस का लेवल है, एक आपका जो 10th और 12th के बेस के क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चंस दोस्तों आपके 12th क्लास के ऊपर का कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। सभी आपको 10th 11th 12th की क्लास के लेवल के क्वेश्चन है। पास्कल का दोस्तों जो नियम है वो आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? पास्कल ने दिया था। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम क्या कहता है कि किसी बर्तन में रखे द्रव की किसी भाग पर लगाया गया बाहरी बल बिना क्षय यानी कि बिना क्षय हुए किसी द्रव्य पर सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है, उसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी, देखिएगा जो आपकी पथरी होती है वो आपके कैल्शियम ऑक्सलेट के लिए के कारण दोस्तों जो है हो जाती है। तो जो छोटी पथरी होती है वो आपके बारीक कणों में तोड़ने के लिए उसमें दोस्तों हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? बताएंगे। जब आपको दोस्तों पथरी हो जाती है तो लोग बोलते हैं ना कि भाई अल्ट्रासाउंड जाके करवा लो, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा है पथरी है भी या नहीं।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ये तो आप लोग जानते हो, बेसिक से क्वेश्चन से हमारे दैनिक जीवन में दोस्तों ये सुनने को मिलते ही रहते हैं वर्ड, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड विधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है। जब पानी की दोस्तों जो बूंदें हैं उनको दोस्तों नमी के रूप में स्रावित होने को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। तो इस कंडीशन का क्वेश्चन जब भी आते हैं, जो पानी में नमी के रूप में बूंदों के रूप में पूछा जाए, तो उसे हम वृष्टि कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम वृष्टि कहते हैं, जल वृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या है। हमने आपको दोस्तों जो आपकी क्लास हुई थी पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था, जितने भी फुल फॉर्म है सभी लोग अपने एक कॉपी में अलग से नोट करते जाइएगा, और चैप्टर आप लोग फुल फॉर्म नाम से ऐड इसमें लिख लीजिएगा। जितने भी फुल फॉर्म हो सभी उसमें नोट करते जाइएगा और सभी रिवीजन करके जाना। उसी में से आपको फंस जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी आपके फुल फॉर्म है सभी लिखते रहना, और उन्हें समय समय पर रिवीजन भी करना जरूरी रहेगा। तो आपका जो विद्युत में दोस्तों जो केसीएल, इसका जो दोस्तों आपका पूरा नाम होता है वो होता है किरचॉफ का धारा नियम। क्या नाम है, किरचॉफ का धारा नियम। ऑप्शन नंबर डी, किरचॉफ करंट लॉ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरचॉफ, यानी हम यहाँ पर लिख देता हूँ KCL, किरचॉफ, किरचॉफ करंट, करंट यानी कि धारा, और एल से क्या हो जाएगा, लॉ, लॉ यानी कि नियम। तो कैसे किरचॉफ करंट लॉ इसका दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा, याद रख सकते हैं आप लोग, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम में विद्युत प्रवाह के उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35, द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को, देखिए द्रव्य के जो सापेक्ष घनत्व को जो मापने का उपकरण होता है उसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सापेक्षिक घनत्व का आप लोगों से मात्रक पूछ लिया जाता है, तो वो है आपका हाइड्रोमीटर। कौन सा है दोस्तों, हाइड्रोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है। फैदोमीटर जो होता है ये आपको दोस्तों सभी को पता है, ये समुद्र की गहराई, ये आपकी समुद्र की गहराई मापता है फैदोमीटर, समुद्र गहराई के लिए दोस्तों ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन है, पता होगा आप लोगों को। हाइड्रोमीटर तो आपको सभी को पता है, द्रव्य के सापेक्ष घनत्व। बैरोमीटर भी आपको सभी को पता है, ये आपका वायुमंडल में दाब दाब मापे के लिए। जो आपका आर्द्रता मापी है उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या मापता है, आर्द्रता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार, यानी SI पद्धति में आयाम की जो इकाई है वह क्या है। आयाम की इकाई आपसे पूछिए, तो आयाम की जो इकाई होती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों मीटर। क्या कहते हैं, मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्वेलिब्रम। क्या बोलते हैं, इक्वेलिब्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। 37 कह रहा है कि विकिरण को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। जो आपका विकिरण है उसको मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, उसको बोलते हैं गीजर मूलर काउंटर, GMC। क्या बोलते हैं, गीजर मूलर काउंटर, GMC बोलते हैं। याद रखिएगा, गीजर मूलर काउंटर। याद रखिएगा, GMC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, याद रखना, गीजर मूलर काउंटर कहते हैं। यहाँ तक की बात आप समझ में आई। चलिए, अमीटर तो आप सभी को पता है विद्युत धारा के लिए है। किसके लिए, विद्युत धारा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करंट, सी बना देता हूँ, इसे समझ जाइएगा। स्पेक्ट्रोमीटर सभी को पता है, प्रकाश की विक्षेपण घटना के अध्ययन के लिए होता है। वोल्ट मीटर भी पता है, किसके लिए, वोल्ट मीटर किसके लिए होता है, विभवांतर, किसके लिए, विभवांतर के लिए। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप सभी को पता होने चाहिए, बेसिक से क्वेश्चन हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताएंगे, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के डॉक्टरों द्वारा दांतों में प्रकाश में जांचने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है चपटा प्लेन, प्लानो कॉन्वेक्स, उत्तल, या आपका अवतल लेंस। बताएंगे, तो उसमें कौन सा करते हैं, उसमें करते हैं अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, अवतल। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए,
दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप लोगों के लिए रोज़ाना सुबह 10 बजे ये क्लास लाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करिया करें। जो लाइव की संख्या दोस्तों बहुत कम है, प्लीज़ एक बार आप लोग जो वीडियो को है ना शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि सभी बच्चे क्लास में जुड़ सकें और सभी बच्चे अपना जो रिवीजन है एक शानदार तरीके से कर सकें। क्योंकि दोस्तों ये क्लास आप लोग समझ नहीं रहे हो अभी, लेकिन बाद में समझ में आएगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट जॉब है वो सभी बच्चा चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, और हर बच्चा दोस्तों अपना जो रिजल्ट है 100% देता है। 100% हर बच्चा अपना रिजल्ट देना चाहता है। तो भाई एक से एक धुरंधर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। डरना तो हमें किसी से नहीं है, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो आप लोग जितना हो सके उतनी मेहनत आप लोग अपनी कंटिन्यू करते रहिएगा। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी रिजल्ट भी उतना ही शानदार आएगा। आप लोग डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो भाई हमारी भी मेहनत है, हम भी अपनी मेहनत को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति है। और शक्ति का मात्रक तो आप सभी को पता ही है क्या होता है। शक्ति का जो पावर होता है, जो मात्रक होता है, उसको बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वाट होता है। क्या होता है? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाट। क्लियर? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार आता है, एक अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर एचपी। एक एचपी बराबर कितने वाट होता है? तो आप सभी को बता देना 746 वाट। ये तो भाई बच्चा बच्चा जानता है। जहीं वो एक हॉर्स पावर देखता है क्वेश्चन का, तुरंत 746 पर टिक कर देता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण में अंतरंगत विद्युत आवेशित कणों को किस रूप में प्रेषित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को इसका सही जवाब देना है। तो उसको याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं बल्क मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आपका 12th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कहते थे कि ये तो एग्जाम में आने वाला है, और एग्जाम में आता भी था आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि आपसे दोस्तों इसका मात्रक पूछा जाए, तो मात्रक आपको बता देना है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से हम द्वितीय परिपथ में, यानी पहले परिपथ से हम द्वितीय परिपथ में ले जाते हैं, तो वह विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि किस विद्युत डिवाइस का दोस्तों इसमें उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं वो है आपका ट्रांसफार्मर। सभी लोगों को पता है क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है। और ट्रांसफार्मर का जो आविष्कार है ये किसने किया था? आविष्कार तो सभी को पता होना चाहिए, माइकल फैराडे। किसने किया था? माइकल फैराडे ने। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको याद रख सको। माइकल फैराडे ने इसका आविष्कार किया था। यदि पूछा जाए कब किया था, तो 1831 आप लोगों को बता देना है। 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एक जो रॉकेट है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमेशा दोस्तों ये क्वेश्चन को 12th से पढ़कर आए हैं, 12th की क्लास में दोस्तों इसे हम पढ़कर आए हैं कि एक जो रॉकेट है वो दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये दोस्तों आपके गति शक्ति के संरक्षण पर कार्य करता है। किस पर? गति शक्ति के संरक्षण पर कार्य करता है। या हम कह सकते हैं कि रॉकेट गति शक्ति के सिद्धांत, यानी कि इसको हम कह सकते हैं गति शक्ति के संरक्षण को हम दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर आपको लिख लेना है संवेग, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना है संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। संवेग संरक्षण। अब देखिए एग्जाम में यदि आपको गति शक्ति का संरक्षण ना दे, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यदि आपको दे दे, तो आपको यही टिक करना है, क्योंकि गति शक्ति का संरक्षण ही आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। याद रखेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दबाव का सूत्र क्या है? दबाव यानी कि दोस्तों प्रेशर। आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा, P बराबर एफ अपॉन ए। P बराबर एफ अपॉन ए। एफ यानी जहाँ पर एफ क्या है दोस्तों? आपका लगाया गया
बल, लगाया गया बल। और ए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है दोस्तों, यानी कि आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया, क्या हो जाएगा एरिया। तो P बराबर F/A। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब कैसी एक राशि है, तो दाब आप सभी को बता देना है। दाब जो है यह आपकी एक अदिश राशि है। कैसी है राशि, यदि आपसे पूछी जाए तो राशि आपको अदिश राशि यहाँ से आपको बता देना है, कौन सी है, अदिश राशि हो जाएगी। दाब का मात्रक तो ऐसा ही पता है, क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि इसका पास्कल द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। नेक्स्ट, सोनार का विस्तार क्या है। दोस्तों एक सोनार है, सोनार एक जो टेक्निक है, ये दोस्तों आपके नौचालन यानी कि जो नाविक लोग होते हैं, इंडियन नेवी के जो जवान होते हैं, वो लोग दोस्तों इसका उपयोग करते हैं जल के अंदर। तो जो सोनार है इसका दोस्तों जो हम बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म भी होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग होता है। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। तो सोनार का विस्तार रूप यहाँ पर आपसे पूछा है SONAR, ये दोस्तों इसका क्या है, यही तो इसका फुल फॉर्म दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, त्वरण गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। दोस्तों त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला जल्दी से बताएंगे। त्वरण को आप सभी को पता है, ए से डिनोट करते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला आप सभी को मैंने बताया था, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। क्या होता है, त्वरण बराबर वेग बटे समय। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ है, आप सभी को अभी हम बताए थे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर -21। तो -21 की बात हो रही है, इसका उपसर्ग पूछा है। तो आप लोग ये जितने भी उपसर्ग है सभी याद करके जाना, एक ना एक उपसर्ग आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इसको मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, जेप्टो कहते हैं। क्या कहेंगे, जेप्टो कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आज का हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का। तो इस हमने दोस्तों 40 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर करेंगे। तो आप सभी को पता है किसने दिया था, जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत है ये क्रिस्टियानो ह्यूजेंस ने दिया था। किसने, ह्यूजेंस ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनत्व का एसआई इकाई या एसआई इकाई क्या दी गई है। घनत्व की इस जो आपकी एसआई इकाई है उसे क्या कहेंगे, तो वो है आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर की हो जाएगी। और इससे दोस्तों हम किससे डिनोट करते हैं, इससे हम रो से डिनोट करते हैं। रो कैसा होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रो। इसे हम रो से डिनोट करते हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर होता है M/V, जहाँ पर M आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। क्या, M आपका द्रव्यमान है और V क्या हो जाएगा, आपका आयतन हो जाएगा। जो कैपिटल V है वो क्या है, आपका आयतन हो जाएगा। तो रो बराबर या घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक कितना है। बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है। तो याद रखिएगा जो बर्फ का अपवर्तक सूचकांक है वो आपका 1.31 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, प्रकाश किरण की रंगीन घटक के बैंड को इसका क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो देखिएगा यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसको याद रखिए, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम के दोस्तों आपके रंग होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा विबग्योर के बारे में। विबग्योर यानी कि दोस्तों जो आपके इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं वो इसी पर निर्धारित होते हैं, विबग्योर पर। वी से हो जाएगा आपका वायलेट, इंडिगो, और बी से हो जाएगा आपका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये क्या है आपका विबग्योर। तो ये दोस्तों स्पेक्ट्रम के रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपके 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक बाहरी बल क्या कहलाता है। तो उसे हम दोस्तों बोलते हैं आवेगी बल। क्या कहते हैं, आवेगी बल कहते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों जो आकाश होता है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है, सभी जानते हो, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन दोस्तों जो आकाश का वास्तविक रंग है, वास्तविक रंग आदि आपसे पूछा जाए, आकाश अंतरिक्ष से हमें कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष से हमें दोस्तों कैसा दिखाई देता है या वास्तविक कैसा है, तो वास्तविक में आपको बताना है काला है। कैसा है, काला है। या हम कह सकते हैं, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या अंतरिक्ष से आपसे पूछा जाए, कहाँ से,
अंतरिक्ष से पूछा जाए कि अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आपको काला बता देना है। और वैसे नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? सभी को पता है भाई कि जो बिग बैंग सिद्धांत है ये जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। किसने? जॉर्ज लेमेंत्रे ने। जो बिग बैंग सिद्धांत है या बिग बैंग थ्योरी है ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना की जाती है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल कार्य के बराबर होता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय। किससे संबंधित है? कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे कुल यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहेंगे? कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि निम्नलिखित में से नहीं गुजर सकती है, ग्रेनाइट, निर्वात, आसुत जल या हीलियम। तो आप सभी दोस्तों शुरू से पढ़कर आए हैं कि ध्वनि जो है दोस्तों वो आपकी निर्वात में नहीं गुजर सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्वात में नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विद्युत ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट घंटा, जिसको बोलते हैं KWH। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 36 लाख जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 लाख जूल होता है। क्लियर? चलिए और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 36 लाख जूल को 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल लिख सकते हैं। इसको याद रखना, ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। और 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। और 1 किलो वाट घंटा बराबर 36,000 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा। आप सभी जानते हो कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है। प्लाज्मा क्या है दोस्तों? यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ इसे, पदार्थ की चौथी अवस्था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की चौथी, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था, तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था वो क्या कही जाती है? वो प्लाज्मा कही जाती है। तो प्लाज्मा अवस्था में निम्नलिखित में से अधिक ऊर्जा व अधिक उत्तेजित कण होते हैं। किसके कण होते हैं? तो वो दोस्तों आपके आयनीकृत गैसों के होते हैं। किसके? आयनीकृत गैसों के होते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में से एक माध्यम का आपतित कोण और दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 अंश होने पर वह क्या कहलाएगा? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं, तो ऑप्शन ए। और इसका जो अपवर्तन कोण होता है वो आपका कितना होता है? 90 अंश का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस परिपथ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस आइंस्टीन द्रव संघनक को निम्नलिखित में से किस गैस को समान वायु की अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है? 64 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो 64 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अति निम्न घनत्व। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान हैं? आप लोगों के यहाँ पर दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से दोस्तों एक ऑप्शन है जिनमें से आपके दोनों राशियों के मात्रक समान हैं। तो वो है दोस्तों आपका, एक तो आपका गति है और दूसरा आपका वेग है। गति, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और गति का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्रक की यदि बात की जाए तो मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, दोनों का, गति का भी और वेग का भी। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर क्या कहलाती है? देखेगा भैया कार्य करेगा किससे करेगा? पावर से। जब शक्ति होगी तभी तो कार्य करोगे। तो भाई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सोचना समझना तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के आवेश वाहक होने पर अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो एकमात्र उपकरण है इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 तरल माध्यमों में से किसी वस्तु के घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है?
आंसर करेंगे जल्दी से आप सभी बच्चे 68 का, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों मैग्नस प्रभाव। क्या कहेंगे? मैग्नस प्रभाव उसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। पीएन जंक्शन के निर्माण में समय में कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो आपका डिफ्यूजन होता है, दूसरा आपका ड्रिफ्ट होता है। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, ठीक है। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? तो डिफ्यूजन कोई इंग्लिश वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना। डिफ्यूजन बोलते हैं दोस्तों विसरण को। किसे बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विसरण। डिफ्यूजन बोलते हैं विसरण को। और ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ड्रिफ्ट बोलते हैं अपवाह को। किसको कहते हैं? अपवाह। तो क्या होता है? विसरण और अपवाह होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिसमें अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान 0 होता है, यानी कि दोस्तों शून्य होता है? तो इसका जो सही आंसर आप सभी बच्चे बताएंगे, तो इसको बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है। भले ही दोस्तों याद ना हो, लेकिन आप लोगों को इतना तो माइंड में आ ही जाता है कि हाँ हमने इसे 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा था। तो उसे बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। और रुद्धोष्म प्रक्रम लिखने का क्रम क्या था? उसका जो लिखने क्रम था वो था क्या? स्मॉल डी, इसी के नीचे आपका रिवर्स में लिखते थे क्यू बराबर 0, डी क्यू बराबर 0 होता था। नेक्स्ट 71 का आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति घट जाती है, बढ़ जाती है, शून्य हो जाती है, अप्रभावित रहती है? तो भाई जो माध्यम के तापमान को जब बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। 72 का आंसर करेंगे आप सभी। असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा वेंटुरी मीटर। किसका? वेंचुरी मीटर बोलते हैं इसको, वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। और यह दोस्तों आपके किस प्रमेय पर आधारित है? यदि प्रमेय पूछी जाए तो ये आपको बता देना, यह बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है। किसकी? बर्नौली की प्रमेय तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी अच्छे से। तो ये बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है। 73 का क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। तो विद्युत क्षेत्र का जो मान है याद रखिएगा, ये आपके विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। किसके? विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। और विद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम दोस्तों किससे प्रदर्शित करेंगे? फाई से दोस्तों इसको डिनोट करेंगे। किससे? फाई से। और जो इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई पद्धति में इसका एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक तो आपको याद रखना है, ये तो भूलना ही नहीं है। इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कूलाम का नियम तो पढ़ा होगा ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका विस्थापन है, भार है, द्रव्यमान है या वेग है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम भार कहते हैं, वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। भार यानी कि वेट। और भार वजन बराबर क्या हो जाएगा? मिलीग्राम, क्योंकि वजन का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा स्थायी चुंबक। क्या बोलते हैं उसको? स्थायी चुंबक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? तो 76 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। इसे हम दोस्तों कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल यू से दोस्तों इसे प्रदर्शित किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी वस्तु के केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला क्षम्य बल कहलाता है। तो उसको हम दोस्तों कौन सा बल कहते हैं? उसे बोलते हैं अपकेंद्री बल। क्या कहेंगे? अपकेंद्री बल कहेंगे। और जो दोस्तों हम मथानी से जो हम आपका मट्ठा जो अपने घर में फेरा जाता है, उससे जो मक्खन निकलता है, तो वो जो रई बोलते हैं उसको, ठीक है। अपने अपने यहाँ अलग अलग भाषाओं में, आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे, हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं। तो जो रई होती है उससे दोस्तों क्या निकलता है? घी, मक्खन, नैनू निकलता है ना। तो उससे वो किसके कारण निकलता है? तो वो दोस्तों यही अपकेंद्री बल के कारण ही दोस्तों वो मक्खन आपका निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? जो दोस्तों वाष्प का जो तरल जल होता है वो भौतिक क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन है, अवक्षेपण है, बाष्पन है या संघनन है?
तो इसका आप सभी को आंसर करना है 78 का। तो आप सभी को पता है वो संघनन की क्रिया कहलाती है। किसकी क्रिया कहलाती है? संघनन की क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एक शब्द होता है प्रकाश में TIR, तो TIR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप कहेंगे सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अर्थ क्या होता है? तो आप लोगों को मैं हिंदी अर्थ लिख देता हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण हीरा क्यों चमकता है? तो यही दोस्तों कारण है, क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा भी चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कभी भी दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? चीज़ों को आप लोग यदि पहली बार पढ़ रहे हो कम समझ में, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में ना आता हो। हर एक बच्चे को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बाई चांस कोई पॉइंट मिस हो गया ना, तो तुरंत क्लास को बैक करके देख लेना वीडियो के लास्ट में, ठीक है? चीज़ों को आप लोग जितनी बार देखोगे, वीडियो को जितनी बार पढ़ोगे, उतनी बार चीज़ें आपको माइंड में सेट होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तनाव, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस। हमारा माइंड भी दोस्तों तनाव में रहता है, कभी कभी स्ट्रेस हो जाते हैं हमारा माइंड। तो स्ट्रेस ज्ञात करने का जो सूत्र है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो इसका बोलते हैं बल बटे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तनाव यानी स्ट्रेस बराबर F/A हो जाएगा। फोर्स एंड हमारा एरिया, आयतन, सॉरी क्षेत्रफल। निम्न में से कौन सा पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिरर ऑब्जेक्टिव वाला टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं? जो मिरर यानी कि दोस्तों आपको बोलते हैं शीशा, लेड। तो जो मिरर ऑब्जेक्टिव वाले जो टेलीस्कोप होते हैं उसको हम बोलते हैं परावर्तक टेलीस्कोप। क्या कहते हैं? परावर्तक टेलीस्कोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से या के होता है? बताएंगे 83 का। तो वो दोस्तों क्या होता है? स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो वो है आपकी दोस्तों गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। क्योंकि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु में किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, के बराबर हाफ mv²। के बराबर हाफ mv²। ये तो आप लोग फॉर्मूले को जानते होंगे ना, जहाँ पर m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? आपका वेग। तो m बराबर आपका के बराबर m हाफ mv²। m द्रव्यमान है और v आपका वेग हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना। आपसे देखिए फार्मूला भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है कि गतिज निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? के बराबर हाफ mv², के बराबर 1/3 mv², ऐसे ऑप्शन दे सकता है ना। तो इसलिए आपको दोस्तों इस कंडीशन में आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, के बराबर 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं दोस्तों संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? जो एकल आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है उसको हम कहते हैं टोन। क्या कहते हैं? टोन। आदमी बोलते हैं ना, जब थोड़ी अपनी जो टोन है ना वो नीचे करके बोला करें, तो बोल देते हैं ना टोन, तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 87, रिक्त स्थान नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है, उससे हम क्या कहेंगे? तो उससे हम बोलते हैं दोस्तों समविभव तल। क्या कहते हैं? समविभव तल। जो समविभव तल है वो आपके नियत विभव तल पर एक ऐसा तल है जिस पर प्रत्येक बिंदु का विभव का मान नियत होता है। नेक्स्ट है, जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? तो उसे हम बोलते हैं अनुनाद की प्रक्रिया। तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम अनुनाद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धातु के तल में एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की जो न्यूनतम आवश्यक मात्रा है वह क्या कहलाती है? तो उसे हम बोलते हैं कार्यफलन। क्या कहेंगे? कार्यफलन।
और इसका कार्यफलन का सूत्र यदि आपसे पूछा जाए तो इसका जो सूत्र होता है उसे बोलते हैं, कार्यफलन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका फाई बराबर एच वी। क्या होता है? फाई बराबर एच वी। ये दोस्तों कार्यफलन की सूत्र होता है और कार्यफलन को दोस्तों हम फाई से डिनोट करते हैं और ये V0 है, ये आपका दहली आवृत्ति इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। किसी अभिकारक मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलेंगे दोस्तों संघट्ट आवृत्ति, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या हो रही है, हर आयतन में प्रति सेकंड संघटन की जो संख्या है वो आपकी संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। संघट्ट आवृत्ति को हम स्मॉल जेड से दोस्तों प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किससे? स्मॉल जेड से। क्वेश्चन नंबर 91 है, डायोड में उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात क्या है? तो उसका जो अनुपात है दोस्तों वो है आपका गतिक प्रतिरोध। क्या है? गतिक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी। गतिक प्रतिरोध बराबर क्या होता है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल्टा वी। क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। याद रखेंगे आप लोग, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। दोस्तों ये गतिक प्रतिरोध बराबर एक फॉर्मूला दिया गया, आप लोगों को याद रखना है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है, कौन सा है? तो देखिए बात किसकी कही गई है? शून्य परिमाण वाले वेक्टर की। तो जो शून्य परिमाण वाला वेक्टर है तो दोस्तों वो कैसा होगा? शून्य वेक्टर ही तो होगा। कैसा होगा? शून्य वेक्टर होगा। इकाई नहीं होगा, सररेखी नहीं होगा, अनंत नहीं होगा, तो कैसा होगा? शून्य वेक्टर होगा। अगला क्वेश्चन है 93। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? भाई कोई गलत मत करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत, ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, जे केपलर, आइजैक आसिमोव। तो कौन है? आइजैक न्यूटन है भाई। गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम जिसको बोलते हैं ग्रेविनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, क्रीम को मक्खन से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जस्ट दोस्तों कुछ मिनट पहले अभी हमने आपको बताया था, जो दोस्तों आपकी घर में क्रीम मक्खन जो दूध मट्ठे को मत्था जाता है वह दोस्तों किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका अपकेंद्रीकरण के कारण। पहला ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को टिक कर देना है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। आज का दोस्तों हमारा आज के इस फिजिक्स चैप्टर का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। पुनरावृत्ति जिसको बोलते हैं परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता क्या कहलाती है? तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? अनुकंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकंपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो पुनरावृत्ति परावर्तन के कारण ध्वनि की जो प्रबलता है वो दोस्तों अनुकंपन कहलाती है। यानी कि दोस्तों ये आपकी अनुकंपन की क्या दी गई थी? परिभाषा दी गई थी। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख लेंगे? अनुकंपन। क्या हो जाएगा दोस्तों बच्चों? अनुकंपन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि दोस्तों आज के जो इस चैप्टर में भौतिक विज्ञान में इसमें दोस्तों आपके जो टोटल जो प्रश्नों की संख्या थी वो दोस्तों 95 थी, जो कि हमने दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इन 95 प्रश्नों में हमने दोस्तों जो आपके आरपीएफ में जितनी दोस्तों फिजिक्स पूछी जाती है वहाँ से आपके सभी दोस्तों क्वेश्चन हमने आप लोगों से डिस्कस किए। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ तक की बातें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी और दोस्तों एक एक पॉइंट भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो भी गया होगा। कोई भी पॉइंट आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं छूटेगा। तो अगला जो चैप्टर हमारा दोस्तों केमिस्ट्री का रहने वाला है, तो नेक्स्ट डे हम आप लोगों से सुबह मिलेंगे 10 बजे, जिसमें हम आप लोगों से चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। तो आप लोग जरूर क्लास में जुड़ा करें और आप अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी किया करें। तो चलिएगा दोस्तों, हम आप लोगों से विदा लेते हैं और हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में दोस्तों हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक थम्स अप तो बनता ही है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो क्या आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हो? ज़रूर करते हो भाई। आप लोग इतना यदि प्यार नहीं करते तो भाई यहाँ तक समझ, यदि आप लोग नहीं समझते हमें कि हाँ मैं आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर हर चीज़ आपको दोस्तों प्रॉपर हर चीज़ समय पर मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप लोगों का भी तो फ़र्ज़ बनता है कि भाई सपोर्ट तो भाई का करना चाहिए, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है।
तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ दोस्तों, केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली में दोस्तों जो सदस्य परिवार है दोस्तों वो कितने हो चुके हैं, वो दोस्तों सदस्य परिवारों की संख्या दोस्तों जिसमें आपके 6500 प्लस दोस्तों हमारे जो सदस्य हैं वो हो चुके हैं। 6500 प्लस दोस्तों हमारे जो सदस्य हैं वो इस टीचिंग विद आनंद चौहान परिवार में दोस्तों हो चुके हैं। और उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों का यदि यही प्यार और यदि यही सपोर्ट रहा तो हम दोस्तों जल्द ही दोस्तों हमारा जो परिवार है वो 7000 की फैमिली जल्द से जल्द दोस्तों कंप्लीट होगा। 7000 का दोस्तों ये परिवार जल्द ही हो जाएगा। केवल दोस्तों केवल और केवल 500 बच्चों की, केवल 500 नए सदस्यों की ज़रूरत और है। यदि इसमें 500 सदस्य और आ जाएंगे तो उस दिन दोस्तों ये हमारा सुंदर सा प्यारा सा परिवार, आप सबका परिवार 7000 की फैमिली दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। और यह हमारा टीचिंग आनंद चौहान की जो फैमिली है 7 के फैमिली दोस्तों हो जाएगी। केवल और आप लोगों का यही प्यार और यही सपोर्ट रहा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप लोग हमारा इतना प्यार और इतना सम्मान और इतना सपोर्ट हर तरीके से करते हो तो प्लीज़ क्या आप लोग कल की क्लास तक, क्या 1 से 2 दिन में, केवल मैं आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं आप लोगों पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ बच्चों। केवल 1 से 2 दिन के समय में क्या आप लोग ये फैमिली इस 6500 से क्या आप लोग यहाँ से 7000 तक नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हो। ये अपने आप में एक जुनून और एक आत्मविश्वास है आप लोगों के प्रति। मैं अंदर से दोस्तों कहता हूँ कि आप लोग हमारा ये सपोर्ट ज़रूर करेंगे। यह एक सपना है 7000 फैमिली का जो कि केवल हमें 2 दिन में दोस्तों पूरा करना है। और ये क्या आप लोग करवा सकते हैं? जी हाँ, उम्मीद है आप लोगों पर भरोसा है, विश्वास है, आप लोग करवा सकते हैं। केवल और केवल 500 दोस्तों सदस्य की ज़रूरत है। यदि वो 500 सदस्य आएँगे तो यह अपना हँसता-खेलता हरा-भरा परिवार 7000 का दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। और निरंतर हम यदि ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारे दोस्तों परिवार है और आप लोगों का परिवार आगे बढ़ता जाएगा। और हम दोस्तों निरंतर दोस्तों अपनी अच्छाइयों को लोगों के प्रति दोस्तों लाते रहेंगे और आप जैसे सभी बच्चों की हम हमेशा दोस्तों हेल्प भी करते रहेंगे। हर चीज़ से दोस्तों आप लोगों के लिए हम हेल्प करेंगे। जितना दोस्तों ये भाई आप लोगों के लिए जितनी ज़्यादा हेल्प बनेगी हमारे लिए उतनी ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूँगा। तो चलिएगा दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से इस फैमिली को दोस्तों आप लोग 7000 तक पहुँचाने का ज़रूर कष्ट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।